नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कर्नाटक की। कर्नाटक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राज्य है और यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले यहाँ के विधानसभा के चुनाव होने हैं 2023 मई के आसपास। कर्नाटक के बारे में मैं आपको कुछ ऐसा डेटा दिखाऊंगा जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि वहां पर बीजेपी का अगला इलेक्शन जीतना कितना मुश्किल होता जा रहा है। एक अनिश्चितता की, एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है और अगर बीजेपी ने कोई कोर्स करेक्शन नहीं किया तो यहां पर बीजेपी नहीं जीत पाएगी। उसके कई कारण हैं जो मैं आपको बताऊंगा। यहां तक कि आज अमित शाह, जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं 3 मई को, अमित शाह बेंगलोर आए हुए हैं और ऐसे र्यूमर्स फैल रहे हैं कि वहां का चीफ मिनिस्टर बदल दिया जाएगा। आजकल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। ये एसआर बोम्मई जो जनता दल में मंत्री थे उनके बेटे हैं और ये करीब 8-9 महीने से वहां के मुख्यमंत्री हैं। अभी हाल ही में बीजेपी ने वहां पे येदियुरप्पा को हटाया था, ये कह के कि उनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है। उसको अभी 8-9 महीने नहीं हुए हैं और अब फिर से वो मुख्यमंत्री बदलने की बात करनी शुरू कर दी है। और इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि कर्नाटक एक ऐसी स्टेट है जहां पे बीजेपी सत्ता में होते हुए भी हमेशा बैकफुट पर ही रही है। 2 दिन पहले मेरे स्कूल के सीनियर और मित्र अनिल स्वरूप, जो रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था जो बिल्कुल पूरी तरह 100% इस वक्त बीजेपी के कर्नाटक सरकार पर लागू होती है। ये मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। वो एक छोटा सा ट्वीट चलाते हैं जिसको चाणक्य ने क्या नहीं कहा था, व्हाट चाणक्य डिड नॉट से, और ये इस तरह की कई ट्वीट्स करते रहते हैं। राजनीतिक जीत कभी कभी यह भ्रम देती है कि दुनिया में सब कुछ ठीक है। इस तरह के भ्रम विजेताओं और सामाजिक और आर्थिक मोर्चों पर उनकी नीतियों और कार्यों के विनाशकारी प्रभाव को समझने से रोक सकते हैं। ये बात कर्नाटक पर भी लागू होती है और शायद ये केंद्र सरकार पर भी लागू हो सकती है। कर्नाटक में असेंबली के लिए चुनाव 2018 मई में हुए थे। इस हिसाब से अगला इलेक्शन उस राज्य में मई 2023 में होगा, जो करीब करीब 1 साल अब रह गया है। इसीलिए राजनीतिक सरगर्मियां उस राज्य में बढ़ गई हैं और खास करके बीजेपी, जो कि काफी समय पहले ही इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देती है। 2018 कर्नाटक के चुनाव के रिजल्ट्स को मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं। कर्नाटक में 224 सीट्स पर चुनाव होता है। 2018 में कांग्रेस को 80 सीट्स मिली थी, बीजेपी को 104 और जनता दल सेक्युलर को 37। बाकी एक सीट्स बीएसपी और इंडिपेंडेंट और केपीजेपी को गई थी। सीट शेयर हालांकि कांग्रेस का 35% था और बीजेपी का 46, लेकिन वोट परसेंटेज उल्टा था। कांग्रेस का वोट परसेंटेज 38% था और बीजेपी का 36। अब इन नतीजों की वजह से वहां की असेंबली एक हंग असेंबली हो गई। क्योंकि बीजेपी को ज्यादा सीटें थी, इसलिए गवर्नर ने येदियुरप्पा को बोला कि आप सरकार बनाइए और उनको 15 दिन का समय दिया गया अपनी मेजॉरिटी साबित करने का। उस बीच कांग्रेस और जेडीएस वाले सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 दिन बहुत ज्यादा होते हैं, केवल 3 दिन मिलेंगे, और इसके बाद वो येदियुरप्पा अपनी मेजॉरिटी नहीं साबित कर पाए और उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। येदियुरप्पा ने ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ वाले दिन उसी दिन वहां अपना इस्तीफा दे दिया और इस तरह से एचडी कुमारस्वामी कांग्रेस की सपोर्ट से वहां के मुख्यमंत्री बने। अब कर्नाटक का हाथ से निकल जाना ये कई लोगों को जो पावर में हैं उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो अब मौके की तलाश करने लगे कि कब वहां पर इस सरकार का
तख्ता पलटा जाए। अब मैं आपको कुछ साइड इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। मैं माइनॉरिटी का एज अ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट वाइज ये मैं डेटा आपको दिखाना चाहता हूं। तो ये रहा मैप माइनॉरिटी पॉपुलेशन का, और सबसे ज्यादा माइनॉरिटी पॉपुलेशन दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में है 32.7%, और उसके बाद धारवाड़ 24%, और ये पीली लाइन दर्शाता है जो माइनॉरिटीज में आते हैं मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स, सिख्स इत्यादि। और ये सबसे कम जो है माइनॉरिटी वो है मांड्या में, वो करीब 7% के साथ। जो लाल लाइन दिखा रहा है वो है मुस्लिम्स की पॉपुलेशन उस डिस्ट्रिक्ट में, तो वो भी दक्षिण कन्नड़ में सबसे ज्यादा है 24%, धारवाड़, बीदर, गुलबर्गा। तो यही अगर मैं आपको मैप पे दिखाऊं तो ये जो डार्क ब्लू एरिया है यहाँ पे माइनॉरिटी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। उसके बाद है ये ऊपर के नॉर्दर्न कर्नाटका के रीजन जो हैदराबाद के साथ लगते हैं, बीदर, गुलबर्गा, धारवाड़ और थोड़ा सा बेंगलोर के आसपास। बाकी मिडिल में यहाँ पे माइनॉरिटीज बहुत ही कम है। ये डेटा मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिखाया कि आप एक बार अपने जहन में रख लें, और आगे जो मैं डेटा दूंगा तो आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। 2018 के जो रिजल्ट्स थे उनका मैं आपको नक्शा दिखाता हूं। जो ऑरेंज एरियाज हैं वहां पर भाजपा जीती थी, ब्लू एरियाज कांग्रेस, और ग्रीन जो एरियाज हैं वहां पर जेडीएस था। सेंट्रल कर्नाटका में मोस्टली बीजेपी जीती थी, नॉर्थ में कांग्रेस का बहुमत रहा था, साउथ में भी कांग्रेस और जेडीएस का बहुमत रहा था। मैसूर में टोटली जेडीएस डोमिनेटेड है, एक सीट 2 सीट्स बीजेपी को गई थी। बैंगलोर 50-50 डिवाइडेड था। मैंने आपको माइनॉरिटीज का मैप दिखाया था और रिजल्ट्स का मैप मैं साथ साथ इसको यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। कोई 1:1 कोरिलेशन नहीं है डिस्ट्रिक्ट का, बट एक ब्रॉड लेवल पर आपको लगेगा कि बीजेपी सेंट्रल पार्ट में जहां पे माइनॉरिटीज कम है वहां जीती थी, और अन्य जगह पर कांग्रेस या जेडीएस की सीट्स ज्यादा आई थी। फिर 2019 में लोकसभा के चुनाव आए। अब ये नतीजे बिल्कुल ही उल्टे थे। बीजेपी ने पोल्स टोटली 100% स्वीप कर दिया। 28 सीट्स में से 25 बीजेपी ने जीती, 1 कांग्रेस और 1 जेडीएस। लोकल सरकार कांग्रेस और जेडीएस की थी, लेकिन जो बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। और इन नतीजों से फिर से एक बार ये साबित हो जाता है कि लोकल इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शंस में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। बीजेपी को जिस मौके की तलाश थी वो घड़ी आ चुकी थी। अब इंस्टेबिलिटी वहां पर होना स्वाभाविक हो गया। बीजेपी के एक युवा नेता तेजस्वी सूर्या ने बेंगलोर साउथ से एमपी का चुनाव जीता। इनसे आप भली भांति परिचित होंगे। ये जो चुनाव इन्होंने एक रिकॉर्ड मार्जिन 3,31,000 से ज्यादा वोट से जीता था। ये केवल 28 साल के थे तब, और बीजेपी में अब इनकी एक बहुत ही खास जगह बन गई है। पिछले इलेक्शन में यूपी में भी ये कैंपेनिंग को गए थे, और ये एक रेडिकल विचारधारा रखने वाले बीजेपी के सदस्य हैं। लोकसभा चुनाव खत्म होने के 2 महीने के अंदर जुलाई 2019 को 16 एमएलए जो सरकार में थे वो छोड़कर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। 13 कांग्रेस के थे और 3 जेडीएस के। जिन एमएलए ने कांग्रेस या जेडीएस छोड़ा उनमें सारे नाम लगभग बहुत बड़े बड़े थे। ये सब स्टॉन्च लॉयलिस्ट थे अपनी पार्टी के, और एक तरह से बहुत ही शौक लगा था खासकर एचडी कुमारस्वामी को। जुलाई 2019 को कुमारस्वामी ने त्यागपत्र दिया, और उसके बाद येदियुरप्पा ने वहां का चीफ मिनिस्टर का पद एक बार फिर संभाला। येदियुरप्पा सरकार के बनते ही कुछ ही महीनों में
ईडी ने कांग्रेस के डीके शिव कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट किया। डीके शिव कुमार इंस्ट्रूमेंटल थे कुमार स्वामी की सरकार बनाने में, और एमएलए को इन्होंने ले जाके कहीं गुजरात या कहीं पे सबको ले गए थे, जिससे ये उस समय डिफेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो एक तरह का ग्रज था बीजेपी का इनके खिलाफ। यहां तक के डीके शिव कुमार की लड़की को भी, वो करीब 24 या 25-26 साल की है, उसको दिल्ली बुलाया और उसको भी ईडी ने 8 घंटे तक क्वेश्चन किया। उनको जेल हो गई। अक्टूबर में वो हाई कोर्ट ने उनको बेल दे दी और वो आज भी 3 साल बाद भी वो बेल पर ही घूम रहे हैं। एक अपडेट आज की स्थिति पर कर्नाटक में। कर्नाटक की असेंबली में टोटल 224 सीट सिलेक्ट होती हैं, एक नॉमिनेट होती है। बीजेपी के पास 121 हैं, कांग्रेस के पास 69, जेडीएस 32, इंडिपेंडेंट्स 2 और 1 नॉमिनेशन। तो बीजेपी की फिलहाल वहां पे मेजॉरिटी बनी हुई है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पे बीजेपी की 37, कांग्रेस 26, जेडीएस 10, एक इंडिपेंडेंट और एक चेयरमैन, टोटल 75 सीट्स हैं। यहां पर बीजेपी और ऑपोजिशन की लगभग बराबर सीट्स हैं। क्योंकि इतने सारे एमएलए पार्टी छोड़ गए थे, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत वहां पर बाई इलेक्शन होना जरूरी हो गया था। नवंबर 2018 से अक्टूबर 2021 के बीच में 25 सीट्स पर बाई इलेक्शन हुआ है। बीजेपी ने उसमें से 17 सीट अपनी तरफ जीती हैं और 6 सीट पर जो पार्टी पहले थी वही रही है। अब आप देखिएगा कि जिन लोगों ने डिफेक्शन किया उनको किस तरह से बीजेपी ने अकोमोडेट किया या किस तरह से उनको बेनिफिट्स मिले थे। मैं बात सिर्फ करूंगा वो 19 बाई इलेक्शंस की जो 2019 में हुए थे, जो बहुत ही क्रूशल थे और जिसकी वजह से कुमार स्वामी की गवर्नमेंट गिर गई थी। तो ये है वो 19 बाई इलेक्शंस 2 दिसंबर 2019 में हुए थे। इसमें से ज्यादातर एमएलए पहले कांग्रेस में थे या जेडीएस में थे। यहां पर ये प्रीवियस पार्टी लिखी हुई है। जितने भी नाम हैं ये बाद में डिफेक्ट किए और इधर आए और फिर ये बीजेपी से जीते। जैसे महेश कुमथल्ली बीजेपी से जीते, ये सब कांग्रेस के लोग थे। आनंद सिंह कांग्रेस, बाद में ये बीजेपी। तो यहाँ नारायण गौड़ा तक वो सब इलेक्शन जीत गए। ये 3 नाम जिन्होंने डिफेक्ट किया था वो या तो इलेक्शन नहीं लड़े या फिर हार गए थे, लेकिन इनको भी बीजेपी ने कहीं ना कहीं पे अकोमोडेट किया है। अब देखिए इनको क्या क्या बेनिफिट मिला। ये चार्ट में जो पीले वाले नाम हैं ये सारे वो 2019 के डिफेक्टर्स हैं। इन सबको ये पहले या तो एमएलए थे, मोस्टली एमएलए थे। केवल 2 नाम यहां पर हैं जो मिनिस्टर थे, एक रमेश जारकोली और दूसरा आनंद सिंह। ये 2 मिनिस्टर्स थे, कुमार स्वामी के भी, ये बाद में भी मिनिस्टर बने। इसके अलावा सब लोग एमएलए थे और सबको वहां पर या मिनिस्टर बनाया गया या चेयरमैन बनाया गया या कहीं ना कहीं इनको अकोमोडेट किया गया है। केवल फर्स्ट टाइम जो एमएलए जीते वो एमएलए रहे, बाकी सबको मिनिस्टीरियल पोजीशंस दी गई। अब इससे आपकी सरकार बन गई, लेकिन वहां पर एमएलए में रिजेंटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। बाहर से 19-20 लोग लाके आपने अपने लोकल जो सदस्य थे जो कि सालों से इलेक्शन लड़ रहे थे और उनको उम्मीद थी कि हम अगला इलेक्शन जीत जाएंगे, वो सीट्स आपने विकेट करके जो कांग्रेस या जेडीएस से लोग आए थे उनको दे दी। और जब सारे के सारे डिफेक्टर्स को आप मिनिस्टर बना देते हो तो क्या मैसेज जाता है कि बाहर से कोई भी आएगा कभी भी तो हमारी पार्टी उसको मिनिस्टर बना देगी और मैं जो यहाँ पर 10-15 साल से लड़ रहा हूं मेरा कोई चांस नहीं होगा।
अब जब तक बीएस येडियुरप्पा वहां के मुख्यमंत्री रहे, वो उनकी उम्र की लिहाज की वजह से वहां पर लोग चुप रहे, लेकिन जब बोम्मई को बना दिया तो ये लोग ज्यादा वोकल हो गए और इसीलिए मुख्यमंत्री के खिलाफ काफी लोग बयान देने लगे हैं। अब येडियुरप्पा को आपने उम्र की वजह से बाहर कर दिया, लेकिन वो अभी भी एक्टिव हैं और वो एक बार पार्टी छोड़कर जा चुके थे, बीजेपी छोड़कर जा चुके हैं, और इसलिए केंद्रीय नेतृत्व को भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि येडियुरप्पा अभी एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं। एमएलएज ओपनली अब बोम्मई की बुराई करने लगे हैं, वहां पे कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हुआ है, उसका भी एक इश्यू चल रहा है। तो बहुत ही ज्यादा इंटरनल इश्यूज बीजेपी में इस वक्त खड़े हो गए हैं। और अभी हाल में अमित शाह ने कर्नाटक के लिए एक मिशन 150 का ऐलान किया है, यानी कि अब की बात 150 पार। लेकिन हंसी की बात यह है कि उनके पास फिलहाल ऑलरेडी 120 से ज्यादा सीट्स हैं और वो केवल 150 की बात कर रहे हैं। और ये सब लोग जानते हैं कि बीजेपी जब भी कोई फिगर देती है तो सीट्स उससे बहुत ही कम आती हैं। तो 150 देने का मतलब ये है कि इंटरनली उनको लग रहा है कि हमारी 100 सीट्स भी इस बार नहीं आएंगी। जो डिफेक्टर्स थे वो ये सिचुएशन देख रहे हैं और उनकी ओरिजिनल पार्टीज भी देख रही हैं और वो अब किसी भी तरफ जंप करने को एक बार फिर तैयार हो सकते हैं। और इसीलिए शायद अमित शाह अब दौड़े दौड़े कर्नाटक आ रहे हैं। तो जब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो बीजेपी को इससे निपटने के लिए एक ही तरीका आता है और वो फॉर्मूला है 80-20 का, जो यूपी में योगी जी ने दिखाया था। तो यहाँ पे भी कर्नाटक में भी आपको ये घटनाएं नजर आएंगी, सुनने में आएंगी। अब हम रोज ही अब सुनते हैं हिजाब का इश्यू, हलाल मीट, मुस्लिमों को मंदिर के बाहर दुकान नहीं लगाना, बाइबल का एक रोज शुरू कर दिया है कि बाइबल लेके आप नहीं जा सकते हैं, और मुस्लिम ट्रेडर्स पर अटैक्स शुरू हो गए हैं हिंदुत्व ग्रुप के द्वारा। यहां तक के बीएस येदियुरप्पा और एक सीनियर मिनिस्टर मधुस्वामी ने ये ओपनली बोला है बीजेपी लीडरशिप को कि ये सब नॉनसेंस अब आप यहां बंद कराइए। इसके अलावा करप्शन वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और ये वहां की आम जनता भी कहती है। अभी हाल ही में एक मंत्री ईश्वरप्पा जी को अपना पद त्यागना पड़ा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर से पैसे मांगते थे और उस कॉन्ट्रैक्टर ने आत्महत्या कर ली। अब कर्नाटक में बीजेपी किसी और को ब्लेम नहीं कर सकती है, ये उन्हीं का किया कराया सारा ये मैस है और अब वो इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और चुनाव सर पर आ रहे हैं। विपक्ष दूसरी तरफ बैठे हुए बहुत ध्यान से देख रहा है। डीके शिव कुमार बहुत ही शातिर नेता हैं, एचडी कुमारस्वामी के पीछे देवेगौड़ा जी हैं, तो वो मौके उन्हें भी मिलने जा रहा है। बात अंत में वही अनिल स्वरूप की कि जब आप जीत गए तो दिमाग में इतना ज्यादा ईगो भर गया कि आपको ग्राउंड रियलिटीज नहीं दिख रही हैं, और यही एटीट्यूड शायद वहां पर बीजेपी की हार का कारण बनने जा रहा है। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।